आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। 26 वर्षीय खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक संजय आईने के सामने खड़ा अपने गीले बालों को तौलिए से साफ करते हुए गुनगुना रहा था कि संजय के हमउम्र डैशिंग पर्सनैलिटी वाले युवराज ने कमरे में कदम रखा और तिरछी नजर से देखते हुए तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगा। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो इस गधे को आदमी बनाए। जल ले तू, जल ले, तवे के रंग जैसा कर लेगा अपना, लेकिन मेरा हुस्न पर कोई आंच नहीं आने वाली। संजय ने मुस्कुराते हुए बालों में ब्रश फेरते हुए कदा से कहा तो युवराज बिस्तर पर लेटकर आंखों पर बाजू रखते हुए बड़बड़ाया, अपनी तो किस्मत ही खराब है। क्यों, क्या तू रत्ना के हाथों का पका खाना खा के आ रहा है? नहीं, उसके पापा की डांट खा के आ रहा है। युवराज ने उखड़ा हुआ सा जवाब दिया। वैसे एक बात है, रत्ना के हाथ का पका खाना खाओ या उसके बाप की डांट, दोनों का ही एक ही मजा है। संजय ने हंसते हुए कहा, मैं बताऊं जाकर रत्ना को कि आपके मंगेतर साहब आपके खाने में कीड़े निकाल रहे हैं। युवराज ने भी उसे धमकी दी। अबे आहिस्ता बोल, उसने सुन लिया ना तो मेरी जान को आ जाएगी। अब तो ये ढोल तुझे सारी जिंदगी बजाना है दोस्त, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। बस यार, पता नहीं मैंने क्या देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैं बताऊं तूने क्या देखकर हाँ की थी? युवराज ने कहा तो संजय ने उत्सुकता से पूछा। बता। रत्ना के होंठ के ऊपर जो तिल है ना, वही देखकर हाँ की थी तूने, युवराज ने बैठते हुए शरारती लहजे में कहा तो संजय कुशन उठाकर उसे मारने दौड़ पड़ा। कमीने, तू उसे इतनी गहरी नजर से देखता है? साले वो तेरी होने वाली भाभी है, तो मैं कौन सा उसे तेरी भाभी बना रहा हूँ? वो बदमजा खाना पकाने वाली फूहड़ हसीना तुझे ही मुबारक हो। मेरे लिए तो कोई रूप की रानी आएगी, दुल्हन बनकर देखना, युवराज ने शरारत से कहा। हाँ हाँ बस रहने दे, रूप की रानी हूँ, संजय ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ये सब छोड़, अब ये सोच किराया कहाँ से देना है, ये मकान मालिक तो हमें ताने दे देकर मार देगा, युवराज ने गंभीरता से कहा। सिर्फ ताने देकर नहीं, अपनी लड़की देकर भी, संजय ने आंख मारते हुए कहा तो युवराज ने कहा। वो तो तुझे देगा ना, मेरा क्या बनेगा यारा? कुछ तो सोच, ये सोचने का काम मुझसे नहीं होता यूं और वो भी खाली पेट। पहले कुछ खिला मुझे। मार खिलाऊंगा तुझे, युवराज ने उसे मारने के लिए मुक्का बनाया। नहीं यार, बचपन में बहुत खाई है, अभी तक हजम नहीं हो रही, संजय ने इस अंदाज में कहा कि युवराज को हंसी आ गई। दोनों की हंसी मजाक चल ही रही थी कि युवराज की नज़र खिड़की के बाहर गई। इस सामने वाले घर के बाहर आज गाड़ियों की भीड़ क्यों लगी है? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सेठ धनपत है ना, उसके बेटे की सालगिरह है आज, संजय ने खिड़की से बाहर देखते हुए बताया। वाह यार, इन अमीरों लोगों के तो मजे हैं, ऐसे फंक्शन करके खूब माल जमा कर लेते हैं। मेरी सालगिरह तो जनवरी में होती है, 1 जनवरी को, तभी तो हर तरफ धुंध छाई रहती है तेरी जिंदगी में, संजय ने हंसते हुए कहा। तेरी जिंदगी में तो बड़ा सुकून और ठंडक का एहसास रहता है ना, तू भी तो जुलस्ती जून में पैदा हुआ था, युवराज ने फौरन कहा। मैं भी इस बार अपनी सालगिरह मनाऊंगा, संजय ने ऐलान किया तो युवराज ने गंभीरता से कहा। मकान मालिक हमारा अंतिम संस्कार मनाने के चक्कर में है, तो किराया देने की फिक्र कर, सालगिरह भी मना लेंगे अगर मकान वाले के लिए जिंदा छोड़ दिया तो कहाँ से लाऊं 3 महीने का किराया, संजय ने भी गंभीर होकर कहा। अपने पापा से मंगवा ले यार संजू। ओ भाई साहब, मेरा बाप मुझे हर महीने लॉटरी नहीं भेजता जो मैं मकान मालिक को दे दूं, वो तो शुक्र है कि मैं उसे अपने बेटे के लिए पतीजा दिखाई देता हूँ, इसलिए वो लिहाज कर रहा है, वरना अब तक हमारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक चुका होता, संजय ने गंभीरता से कहा तो युवराज झल्लाकर बोला। अच्छा बंद करो अपनी ये घिसी पीटी कहानी, ये सोचो कि अब क्या करना है। आइडिया, संजय कुछ पल सोचने के बाद चीखकर खुशी से उछला। अब बता भी दे तेरे दिमाग की बत्ती ने कौन से गुल खिलाए हैं। सुन यूवी, हम किसी बैंक में डाका डाल लेते हैं, एक बार में ही लाखों हाथ आ जाएंगे, तो हम उस रकम से अपना खुद का मकान खरीद लेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल बकवास है तेरी तरह, युवराज ने मुंह बिचकाते हुए कहा। इतनी जल्दी तो यही सोचा और किया जा सकता है, संजय ने कंधे उचका कर कहा। तो ऐसा है, तू कर ले जा, डाल ले डकैती, हराम खाने से मरना बेहतर है, युवराज ने तब कर कहा। जीना हराम हो जाए तो हराम भी हलाल हो जाता है मेरे दोस्त, भूल गया 3-3 दिन हमने इस शहर में भूखे पेट गुजारे हैं। अगर तुझे अखबार बेचने का काम ना मिलता तो मैं मुफ्त में रत्ना के पापा के जनरल स्टोर में सेल्समैन की नौकरी ना कर रहा होता, तो हमें ये सर छुपाने का आसरा और पेट की आग बुझाने का ईंधन भी नहीं मिलता। हक ना मिले तो छीनना पड़ता है।
कहाँ कहाँ हमने धक्के नहीं खाए जॉब की तलाश में। और तुझे क्या लगता है युवी कि जो बड़े बड़े बंगलों और कीमती गाड़ियों में रहते हैं उनकी ये एक नंबर की कमाई है? ये सब हराम का पैसा है। हम 4 दिन की जिंदगी में सिसकते तड़पते और तरसते रहें और दूसरे ऐश और आराम से जिंदगी बसर करें। क्यों यार? क्या हमारा हक नहीं है जिंदगी की खुशियों को और ऐश पर? क्या हमें अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? संजय जज्बाती हो गया था। युवराज ने गहरा सांस लिया। मेरे यार, खुशियाँ अगर रुपया पैसा और दौलत से खरीदी जा सकती तो दुनिया के सारे दौलतमंद खुश और निश्चिंत नजर आते, मगर ऐसा नहीं है। तुझे शायद ही कोई दौलतमंद खुश और निश्चिंत नजर आएगा। हर किसी के साथ कोई न कोई परेशानी और मुसीबत लगी हुई है। युवराज ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इन बातों से पेट की आग नहीं बुझती है। इसे तो रोटी चाहिए और रोटी पैसों से मिलती है, और तेरे पैसे से हम दाल रोटी तो खा लेते हैं, मगर किराया कहाँ से दें? संजय ने बेबसी से सुलगते हुए कहा। बुरा वक्त इतनी आसानी से नहीं टलता, कुछ करना पड़ता है संजू। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो संजय बोला, तो तू कुछ सोच। मैं जरा रत्ना को मक्खन लगाकर कुछ खाना निकलवा के लाता हूँ। बड़ी तेज भूख लगी है। दुआ कर मैं अपने मिशन में कामयाब रहूं। संजय ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा और बाहर निकल गया। और उसे जाते हुए देख युवराज की आंखें अपनी बेबसी और गरीबी पर दुख से भीग गई। क्या बात है रत्ना, आज तो बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है खाने की। अपनी खूबसूरती, अपनी ये मदहोश करने वाली खुशबू भी खाने में मिला ही दी है क्या? रत्ना किचन में खाना तैयार कर रही थी कि संजय ने उसके करीब जाकर कहा तो रत्ना एकदम ठिठक सी गई। आप ऐसे कैसे आ जाते हैं अचानक से? पापा ने देख लिया तो? देखते हैं तो देखते रहे, आखिर अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा हूँ। अच्छा प्लीज़ अब जाइए। जी नहीं। संजय ने उसे कमर से पकड़ लिया तो वो शर्म और डर से घबरा गई। प्लीज़ संजय जाइए। अच्छा मुझे भूख लगी है। ठीक है मैं लगाती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ बाहर खड़े हो जाइए। ठीक है तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन शादी हो जाने दो, सारा हिसाब चुकता कर लूँगा। रत्ना शर्म से लाल हो उठी और जल्दी से 2 थाली लगाकर बाहर लाकर उसके हाथों में थमा दी। मेरी प्यारी रत्ना, कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। रत्ना उसे जाते देख मुस्कुराने लगी। संजय खाना ले आया था। दोनों ने खाना तो खाया, मगर इस खाने से भूख कहाँ मिटने वाली थी और कब तक ऐसे खाना खा सकते थे। इसीलिए आज की रात दोनों दोस्तों ने कुछ बड़ा करने की ठानी और निकल पड़े अपने मिशन पर। दोनों ही अपनी उम्र, अपने मिजाज, ख्याल, व्यक्तित्व और सोच से हटकर एक अलग ही रास्ते पर चल निकले थे। इसीलिए कि शायद उनकी गुजर बसर का कोई रास्ता निकल सकेगा इस मिशन से, और इस मिशन में अगर कामयाब हो गए तो अपना कोई कारोबार शुरू करके ये रकम लौटा देंगे। उनकी नियत में खोट नहीं थी, सिर्फ मजबूरी थी जो उन्हें रात के अंधेरे में चोरों की तरह शहर के एक दौलतमंद शख्स के बंगले की दीवार फांदते पर उकसा गई थी। और ना जाने क्यों आज गेट पर भी कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। शायद ऊपर वाला भी उनके मिशन को कामयाब करना चाहता था। ये सेठ ओबरॉय की कोठी थी, जो किसी महल से कम नहीं लगती थी, जिसे एक बार कोई देख ले तो देखता ही रह जाए। कितनी जगह में कई गरीब लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, उतनी जगह में सिर्फ किसी एक इंसान के नाम पर थी। भगवान भी किसी को इतना दे देता है कि महलों में सुकून से सोता है, और किसी को इतना भी नहीं कि एक बिछौना ही डालकर सो जाए, कि उनके पास फुटपाथ पर सोने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। अरे युवी चल ना, किस सोच में डूब गया यार? युवराज को सोच में डूबा संजय ने उसे झंझोड़ा तो युवराज का ध्यान टूटा, और जैसे ही उन्होंने लॉन में छलांग लगाई, गेट के पास अंदर मौजूद कुत्ता जोर से भौंकने लगा। वो दोनों जल्दी से गेट के ऊपर चढ़ गए। यार युवी, कुत्ता भौंक रहा है, संजय धीरे से बोला। जाहिर है वो भौंकेगा ही, कुत्ता जो है। ओह शिट, लाइट भी चली गई। लॉन से अंदर की ओर जाने वाले लंबे रास्ते में जलती लाइट के बुझने पर युवराज ने झल्ला कर कहा, अच्छा है ना युवी, इस तरह हम किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। हाँ, और हमें भी कुछ दिखाई नहीं देगा, युवराज चिढ़कर बोला। मोबाइल फ्लैश ऑन कर युवी, मेरा फ़ोन डेड है, संजय ने कहा तो युवराज ने मोबाइल फ्लैश ऑन की। फिर वो दोनों आसानी से दरवाजे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गए, जिसकी उन्होंने पहले से ही सब प्लानिंग की हुई थी। उस वक्त मौसम पल पल बदल रहा था। बादल तेजी के साथ गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। ऐसे में रात का स्याह अंधेरा माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। दोनों अंदर घुसते चले जा रहे थे। यार, इतने बड़े घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ लगता है। यहाँ कोई नहीं है क्या? संजय ने सरगोशी की। क्यों नहीं है, हम दोनों जो हैं, युवराज ने उसे तसल्ली दी। अच्छा तू जाकर उस हिस्से में देख, मैं इस हिस्से में देखता हूँ। ओह, ये क्या लाइट आ गई यार? युवराज संजय को आदेश दे ही रहा था। चारों तरफ रोशनी फैलता देखकर संजय ने कहा, अच्छा जो कहा है वो कर, इससे पहले कि कोई आए और हमें देखकर शोर मचा दे। हमें अपना काम करके यहाँ से निकलना चाहिए, युवराज ने कहा और अपनी अपनी तय की गई साइडों में चले गए। दोनों धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे।
डर भी था दिल में कि कोई देख ना ले, क्योंकि कोई प्रोफेशनल चोर तो नहीं थे। मौसम भी आज की रात ना जाने क्या चाह रहा था कि पल में कुछ नज़ारा बिखेर रहा था। युवराज धीरे कदमों से सभी दरवाजों के पास गया। सभी कमरे लॉक्ड थे, लेकिन युवराज की जरा सी कोशिश से एक कमरे का दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का दृश्य देखकर युवराज की आंखें खुली की खुली रह गई। रात के इस पहर में वो चांद से चेहरे वाली लड़की के चेहरे पर जब खिड़की से आती मौसम की बदलती रंगीनियां पड़ी, तो उसकी वीरान आंखें, सूनी कलाइयां, काने घले रेशम से उलझे बाल, होठों की सुर्खी पे गहरी चुप के ताले डाले बेड पर बैठी वो किसी मूर्तिकार की तराशी हुई खूबसूरत मूर्ति लग रही थी। उसे देखकर पहले तो युवराज का दिल एकदम से जोर से धड़का, लेकिन फिर फौरन ही वो खुद को संभालता अंदर दाखिल हो गया। जब किसी के कदमों की चाप उसकी आंखों से टकराई तो एकदम से उसका ध्यान टूटा। उस नजर उठाकर सामने देखा तो किसी को अचानक अंदर आते देख उसकी बड़ी आंखें हैरत से और बड़ी हो गई। वो सुंदर कोमल सी लड़की मारे डर के अपनी जगह पर सिमट कर रह गई। तो कौन हो तुम? चोर, युवराज ने कदम बढ़ाते हुए धीरे से कहा। चोर? वो हकलाते हुए बोली। चीखना मत, वो सख्त लहजे में दांत पीस कर बोला। उस लड़की की आंखों में खौफ छलक रहा था। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई अपनी जगह से उठने की। तुम्हें जो चीज़ पसंद आए उठा कर ले जाओ, तो इजाज़त है? युवराज गहरी नज़रों से उस 21-22 साल की परी जैसे चेहरे वाली लड़की के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए गहरे लहजे में बोला। कहाँ ना ले जाओ, वो कपकपाती घनी पलकों और कांपती आवाज़ में बोली। और उसी पल बादल बहुत ज़ोर से गरजा, और उसी पल युवराज के उसके होंठों पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख उसके मुंह से बाहर ना आ सके। बाहर बारिश भी शुरू हो चुकी थी। उसने युवराज के हाथ में दांतों से काटा तो युवराज अपना हाथ उसके होंठों से फौरन हटाकर अपने मुंह से सहलाने लगा। कहा है ना, जो भी चाहिए ले जा सकते हो, उसने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा। होके, युवराज कहकर उसके और करीब बढ़ा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? वो सकपका कर बोली। तुमने खुद ही तो अभी कहा है जो चीज़ पसंद आए उठाकर ले जाओ। तो ये कि मुझे तुम पसंद आ गई हो तो उठाकर ले जाऊं? वो मुस्कुराते हुए बोला। हरगिज़ नहीं, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, वो खौफ से कांपती आवाज़ में बोली। खबरदार जो मेरे करीब आए, वो चीख पड़ी। तो करीब आने की इजाज़त दे दो, युवराज ने शौक नज़रों से उसे देखते हुए कहा। वो ये तो भूल ही गया था कि वो इस घर में चोरी करने आया था, लेकिन खुद लुटा बैठा एक निहत्थी लड़की से। वो क्या चोरी करता, अब उसका तो अपना दिल ही चोरी हो गया था। शट अप, तुमने क्या सोचा मैं तुम जैसे घटिया आदमी को अपने करीब आने दूंगी? कभी नहीं। क्या करोगी अगर मैं ये सारा फासला समेट कर तुम्हें अपना बना लूं? बोलो। वो उसकी इस बात पर उसके और करीब आते हुए बिफर कर बोला, और वो सहम कर बेड के क्राउन से लग गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो बेचारगी से बोली। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं एक घटिया आदमी हूँ, तो घटिया आदमी तो कुछ भी कर सकता है बेबी, तुम्हारी जान भी ले सकता है। वो उसके कान के करीब जाकर खतरनाक लहजे में बोला। नहीं प्लीज़, वो अब रोने ही वाली थी। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है? मैं तो चोरी भी सिर्फ पहली बार करने निकला हूँ। मैं किसी की जान वान नहीं लेता, लेकिन तुमने जिस किस्म की बात की है उस पर मैं तुम्हारी आन और जान दोनों ले सकता हूँ। प्लीज़, तुम्हें भगवान का वास्ता प्लीज़, उसने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर कहा। उसकी हालत पर युवराज को दया आई। वो भला कब ऐसे मिजाज का मालिक था, मगर उस लड़की की इस बात ने उसके आत्मसम्मान को ललकारा था कि वो गुस्से में आ गया था। चलो माफ़ किया, मगर याद रखो आइंदा कभी किसी मर्द को ऐसी बात कहकर उसके आत्मसम्मान को मत ललकारना, उसे चैलेंज मत करना, वरना अपनी आन और जान सब गवा बैठोगी। युवराज ने धीमे मगर सपाट लहजे में कहा तो उसकी जान में जान आई और वो सर झुकाकर होंठ काटने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? युवराज ने उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए पूछा। श्रद्धा। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारे तरह। श्रद्धा ने एक लम्हे को पलके उठाकर उसे देखा और फिर गर्दन झुका ली। तुम चोरी क्यों करने निकले हो? श्रद्धा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। यूं ही शौक में, हॉबी के लिए। वो कंधा उचकाकर मुस्कुरा कर बोला। कोई अच्छी हॉबी नहीं मिली थी तुम्हें? नहीं जी, मैं कुछ अलग करने का कायल हूँ हर काम में। कभी कभी इस तरह की हरकत दूसरों के लिए तकलीफ और आपके लिए कभी ना कभी जिल्लत और शर्मिंदगी बन सकती है। श्रद्धा ने उसके शानदार व्यक्तित्व को देखते हुए कहा। जानता हूँ, वो गहरा सांस लेकर बोला। फिर भी ऐसे काम करते हो और दरवाजे तो लॉक्ड थे, तुम अंदर कैसे आ गए? एक चोर से ये पूछना कि वो घर के दरवाजे कैसे खोलकर अंदर आ गया, काफ़ी मूर्खतापूर्ण सवाल है ना? युवराज ने मुस्कुराते हुए उसकी झील सी आंखों में देखते हुए कहा तो वो शर्मिंदा सी हो गई। उससे नजरें हटाकर युवराज ने मुस्कुराते हुए मोबाइल पर संजय को एक लंबा चौड़ा मैसेज किया और उसी वक्त संजय की कॉल आ गई, क्योंकि संजय को युवराज की सारी बात जो उसने मैसेज में लिखकर संजय के पास भेजी थी उससे मजाक लगी थी।
हाँ संजू बोल, क्या बकवास लिखा है तूने यूवी? जो लिखा है सच है। तुरंत बंदोबस्त का, मैं गंभीर हूँ और ज़रा भी देर नहीं होनी चाहिए, तुरंत आ जाओ। ओके यार, संजय ने कहा और युवराज ने मोबाइल ऑफ कर दिया। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी। किसे बुला रहे हो? श्रद्धा ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। बारातियों को। क्या? वो हैरत, खौफ और सदमे में एकदम चीखी। घबराओ नहीं, मैं इतना बुरा और अधार्मिक नहीं हूँ। कानून और धर्म को समझता हूँ। कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। वो उठकर खड़ा हुआ और उसकी अलमारी खोलकर देखने लगा। श्रद्धा को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बस हैरत से उसे देखे गई। ये सब कपड़े तुम्हारे हैं? युवराज ने कपड़े देखते हुए पूछा। जी नहीं, आपके हैं। वो हंसकर उसके तपे हुए चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अब तुम्हारी अलमारी में मेरे कपड़े भी मौजूद होने चाहिए। इसका बंदोबस्त मैं करने वाला हूँ। तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। युवराज ने सबसे शानदार रेड ड्रेस निकालकर उसकी तरफ आते हुए कहा। क्यों? वो हैरान परेशान उसे देखते हुए बोली। क्योंकि इस तूफानी बारिश में तुम्हारे लिए ब्राइडल ड्रेस का इंतजाम करना मुमकिन नहीं, इसीलिए ये ड्रेस पहन लो। तुम तो इसमें भी कयामत लगोगी, युवराज ने गंभीरता से कहा। तुम? ओ नो, तुम? ओ माय गॉड! वो उसकी बातों से उसके इरादों को समझ चुकी थी। खौफ के मारे वो पूरी हिल गई। तुम नहीं, आप हूँ। युवराज ने उंगली उठाकर उसे टोका। आप? वो आंखें फाड़े डर से बोली। तुम क्या कह रहे हो? मेरे साथ शादी? क्या? वो तेज से चीख पड़ी। युवराज ने करीब आकर उसके होंठों पर हाथ रखा। चिल्लाओ नहीं यार, शादी करनी है इसीलिए ही कह रहा हूँ कि कपड़े पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी, वो बिफर गई। देखो, आराम से पहन लो, वरना मैं खुद भी पहना सकता हूँ। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। वो बिदक कर उसे घूरते हुए बोली। हाथ लगाने का हक ही हासिल करना चाहता हूँ, इसीलिए वही करो जो कह रहा हूँ। युवराज ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ करके गंभीर लहजे में कहा तो वो डर के मारे बेबसी से कपड़े उठाती वॉशरूम चली गई। 10 मिनट बाद वो कपड़े बदलकर बाहर निकली तो युवराज मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसकी तरफ निगाह उठी तो पलकें झपकना ही भूल गई। वो हुस्न और मासूमियत का शाहकार किसी कलाकार की सर्वोत्तम कृति लग रही थी। वो डर और शर्म से सिर्फ जोड़े में खड़ी पलकें झपका रही थी। युवराज एकटक उसे ही देखता रहा। इसकी नजरों की तपिश श्रद्धा से अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो धीरे से कदम बढ़ाकर उसके करीब आया तो उसकी धड़कनें और ज्यादा तेज दौड़ने लगी। युवराज ने थोड़ा झुककर जैसे ही अपना चेहरा उसके करीब किया, उसने डर कर कस के आंखें बंद कर ली। युवराज ने अपनी गर्म सांसों की फूंक से उसके चेहरे पर आई लट को पीछे धकेल दिया, फिर मुड़कर आगे कदम बढ़ा दिए। उसने अपनी आंखें खोल ली। युवराज फिर से पलटा। अब मैं संजय को बताऊंगा कि मुझे मरने से पहले ही हूर मिल गई है, श्रद्धा मिल गई है। वो होले से बोलता फिर से उसके सामने आकर रुक गया। जबरदस्त, मेकअप की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी हल्का सा मेकअप कर लो, दुल्हन पर रौनक आ जाएगी। युवराज ने ऐसे कहा जैसे उससे बरसों की जान पहचान हो, मोहब्बत चाहत का रिश्ता हो। श्रद्धा ने नजरें चुरा कर कदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा दिए और हल्का सा मेकअप किया और बेड पर आकर बैठी। रात के 2:30 बज रहे थे। वो बेचैनी से अपने हाथों को आपस में कभी रगड़ रही थी, कभी बीच रही थी। तकिए के नीचे उसका मोबाइल रखा था। उसने कुछ सोचकर मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि युवराज झपट कर करीब आया और उसका मोबाइल उठा लिया। तुम क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ लगाऊं? मैंने क्या किया? हाय, इस सादगी पर कौन न मर जाए खुदा। तो मर जाओ ना, जान छोड़ो मेरी। श्रद्धा ने गुस्से और बेबसी से भीगती आवाज़ में कहा तो वो बस हंस दिया। तुम्हारी जान तो अब मर कर ही छोड़ूंगा। बरगद के पेड़ कट जाएं तो उनकी छांव में बैठने वाले बरसती बारिशों में भी धूप में आ जाते हैं हमेशा के लिए। श्रद्धा ने दुख भरे लहजे में कहा। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम्हें साया ना दे सकूँ। कमज़ोर ना होती तो पिस्तौल हाथ में लिए यूँ चोरों की तरह मेरे घर में दाखिल ना होती। श्रद्धा ने गहरे तंज से कहा तो वो शर्मिंदा हो गया। और रही बात चोरों की, तो चोर तो यहाँ पहले ही बहुत है। तुम्हें मेरे सिवा और क्या चाहिए इस घर में? श्रद्धा ने उसे खामोश कर देख कर पूछा। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। युवराज ने दिल और ईमानदारी से कहा तो वो उसकी आंखों में झलकती सच्चाई को देखकर ऊपरी दिल से रजामंद हो गई। मगर रूह पर जो घाव लगे थे वो उसका यकीन एतबार पहले ही छीन कर ले गए थे। कुछ देर बाद युवराज के कहने पर घर के नौकरों को श्रद्धा ने इंटरकॉम पर बैल देकर बुला लिया था। कैलाश जी और सविता जी दोनों पति पत्नी ओबरॉय साहब के वफादार थे, जो श्रद्धा की पैदाइश से पहले से ही ओबरॉय विला में रह रहे थे। दीनानाथ काका भी 20 साल पुराने सहायक थे ओबरॉय परिवार के।
इतनी रात गई श्रद्धा के इस तरह बुलाने पर पहले तो वो सब हैरान परेशान हो गए, लेकिन जब मामले की हकीकत और नज़ाकत का पता चला तो वो सब भी गवाह के तौर पर रजामंद हो गए थे। संजय करीबी मंदिर के पंडित को बड़ी मुश्किल से साथ ले आया था। कुछ देर बाद ही दोनों परिणय सूत्र में बंधकर पति पत्नी बन गए। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि श्रद्धा तो बस बेसुध सी बनी इसमें शामिल हो गई। युवराज अब ओबेरॉय परिवार का हिस्सा था। वो नहीं जानती थी कि आगे आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होगा। वो एक चोर की बीवी बन चुकी थी। पूजा कर सोफे पर बेसुध सी गिर पड़ी। पहले तो उसे अपनी बेबसी पर बहुत हंसी आई, फिर अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। युवराज ने उसके करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन युवराज बहुत खुश था। एक गलत कदम ने एक सही काम करा दिया था। कैलाश जी, सविता जी, काका और बाकी सभी नौकर मुंह मीठा करने कराने के बाद बाहर बने अपने क्वार्टर में चले गए थे। श्रद्धा भी अपने कमरे में चली गई थी। हॉल में अब सिर्फ युवराज और संजय रह गए थे। वाह यार, तूने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है। सेठ की इकलौती बेटी से शादी न जाके इस जायदाद का इकलौता वारिस बनकर बैठा है। बड़ी कमाल की चीज़ है तू यूवी। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास ना कर, तू क्या मुझे जानता नहीं है? युवराज ने उसे डपट दिया तो संजय बोला, दौलत लेने आए थे, लड़की लेकर जाएंगे। अब नहीं, सुबह जाएंगे। अब घर जाएंगे तो तेरे होने वाले ससुर जी नाक में दम कर देंगे सवाल कर करके। पता नहीं वो क्या समझ बैठे। हाँ यूवी यार, कहता तो ठीक है। चल मैं भी कोई कमरा देखकर सो जाता हूँ। ये चोरी डाका हमारे बस का काम नहीं है। शुक्रिया संजू, दोस्त हो तो तेरे जैसा। अच्छा, ज़्यादा बन मत। चल अपनी बीवी के पास जा, सुबह मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा और गले मिलकर एक रूम में चला गया। सेठ मुकुल ओबेरॉय शहर के नामचीन बिजनेसमैन और सामाजिक क्षेत्र में सर्वप्रिय थे। उनकी पत्नी मिसेस अनुराधा ओबेरॉय और ओबेरॉय साहब 10 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। श्रद्धा ओबेरॉय उनकी इकलौती लाडली और चहेती बेटी थी, जो कि बहुत खूबसूरत, मासूम और सच्चाई पसंद लड़की थी, जो करोड़ों की मालकिन थी। लेकिन गुरूर उसमें रत्ती भर भी नहीं था। श्रद्धा अभी बस बीएससी लास्ट ईयर के एग्जाम्स देकर फ्री हुई थी कि इतना बड़ा झटका उसे अपने माता पिता के जाने का लगा, जिससे वो अभी उभरी भी नहीं थी कि बैठे बिठाई ये नई मुसीबत उसके सर पर आन पड़ी। ओबेरॉय साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दान देकर बाकी सारी जायदाद श्रद्धा के नाम कर दी थी, और ये बात श्रद्धा के ताऊ और मामा को भी बता दी थी। और अब उनके चले जाने के बाद वो दोनों ही श्रद्धा की जायदाद हड़पने के तरह तरह के हथकंडे अपनाने में लगे थे, जिसमें सबसे बड़ा और कारगर हथकंडा उन्होंने ये अपनाया था कि अपनी पत्नी के भाई के बेटे से, यानी अपने साले के लड़के से श्रद्धा की शादी करवाकर उसकी सारी जायदाद अपने अंडर करवाना चाहते थे। ओबेरॉय साहब बहुत खुले और नेक दिल इंसान थे, जो अपने रिश्तेदारों पर भी दिल खोल कर खर्च करते थे। उनकी अचानक दर्दनाक मौत के बाद श्रद्धा के ताऊ और मामा दोनों अपनी अपनी बीवियों के साथ ओबेरॉय विला में आकर ठहर गए थे, और दोनों अपनी चाल चलने के लिए अपने अपने मकसद में लगे श्रद्धा को शीशे में उतार रहे थे। लेकिन श्रद्धा ने उनकी नियतों को भांप लिया था। वो लोग उसके माता पिता की मौत के 10वें दिन बाद ही श्रद्धा से उसकी शादी की बात करने का सोच रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से उसी रात युवराज वहाँ चोर बनकर आया, जो देखते ही श्रद्धा पर अपना दिल हार बैठा और उसका पति बन गया। शायद इसीलिए ही श्रद्धा ने अपनों की खुदगर्जी, मक्कारी और दोहरे चरित्र से दुखी होकर युवराज से शादी करना स्वीकार कर लिया था, ये सोचकर कि अगर युवराज कुछ बुरा करेगा तो उसे ये गम तो नहीं होगा कि वो उसका रिश्तेदार है। वो उस वक्त अपने रिश्तेदारों के निशाने पर थी, जिस वक्त युवराज रात के अंधेरे में चोरी के मकसद से विला में दाखिल होकर कमरों की तलाशी के लिए निकला था। उसी वक्त उसे 2 अलग अलग कमरों में लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो तभी ठिठक कर वहाँ रुक गया था और अंदर से आती आवाज़ों पर अपने कान लगा दिए थे। हमें श्रद्धा के उस ताऊ किशन को कामयाब नहीं होने देना है। अगर श्रद्धा उनके साले के बेटे की पत्नी बन गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आखिर वो परी सी बच्ची मेरी सगी भांजी है, इस नाते उसकी हर चीज़ पर मेरा अधिकार पहले बनता है। ये श्रद्धा के मामा मनोज की आवाज़ थी, जो उस कमरे में अपनी बीवी के साथ बातों में बिजी थी। किशन सगे ताऊ हैं श्रद्धा के, और वो तो शुरू से ही श्रद्धा से मोहब्बत भरा बर्ताव करते आ रहे हैं। श्रद्धा की मामी सुमन ने आंखें मटकाते हुए कहा। किशन की नज़र तो शुरू से ही ओबेरॉय भाई की दौलत और जायदाद पर थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो अब उस बच्ची के सर पर मुझे ही हाथ रखना है। मनोज मामा ने कहा तो युवराज हैरत और अफसोस से उनकी बातें सुनते आगे बढ़ गया। 2 कमरे छोड़कर एक और कमरे की जलती लाइट और अंदर से आती सरगोशियों ने फिर से उसके कदम वहीं रोक लिए।
मैं भी देखता हूँ कि मनोज कैसे मेरी भतीजी को अपने साले की बहू बनाता है। मैं 20 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और अब तो वो दिन आएगा और मैं कब श्रद्धा के खजाने की कुंजी अपने साले के बेटे से ब्याह करके उसकी सारी दौलत अपने कब्जे में कर लूँगा। भाई भाभी मर गए हैं तो अब कोई तीसरा मेरे इस इरादे में दीवार नहीं बन सकता। बनेगी तो मैं उसे धक्का देकर गिरा दूंगा। किशन ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा आप सो जाइए, ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। श्रद्धा और उसकी दौलत कहीं नहीं जाएगी। श्रद्धा की ताई ललिता ने कहा और दोनों हंस पड़े। युवराज उलझता अफसोस करता दबे पांव वहां से हट गया। उसके दिमाग में उस अनजान लड़की जिसे अभी तक युवराज ने देखा तक नहीं था, उसके रिश्तेदारों के नापाक इरादे जानकर सिर्फ उस मासूम का भविष्य घूम रहा था। उसने मेन दरवाज़ा लॉक कर दिया था ताकि उन चोरों में से कोई भी अपने कमरे से बाहर आए तो दूसरी तरफ ना आ सके और उनके काम में रुकावट ना डाल सके। वो अब चोरी का मकसद भूल गया था और उस बेबस और तन्हा लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या वो अपने इन सारे रिश्तेदारों की चालबाजियों से वाकिफ भी है या नहीं। मुझे श्रद्धा नामी उस लड़की को इन लालची लोगों के चंगुल से आज़ाद कराना होगा, उनके फरेब से बचाना होगा। युवराज के दिल ने कहा तो दिमाग ने फौरन सवाल किया, कैसे? तुमने तो अभी तक उसे देखा तक नहीं है। वो यकीनन यही होगी, ये उसका ही बेडरूम होगा और वो अपने बेडरूम में ही होगी। ये एक रूम के बाहर खड़ा वो खुद से बोला। तो क्या करोगे तुम, कैसे बचाओगे उसे? दिमाग ने फिर बहस की। पता नहीं, वो उलझ कर बोला और इस उधेड़-बुन में उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने खूबसूरत परी जैसी लड़की, उदास गुम में डूबी तन्हा लड़की उसकी आंखों को हैरान करती दिल पर दस्तक दे गई और वो आंखें फाड़े चंद लम्हे उसे देखता रह गया। वो समझ गया था कि श्रद्धा नामी लड़की यही है। उसके चालबाज रिश्तेदारों से उसे बचाने के लिए, उसके लिए रहमदिली, हमदर्दी और मदद से बेपरवाह होकर युवराज का दिल उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के कहने पर उसे अपनी धड़कनों में बसाने और ज़िंदगी में लाने का तलबगार हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ पहली नज़र की मोहब्बत पाने को बेताब हो रहा था। इसलिए बस उसे एक पल की देरी लगी फैसला करने में और खामोशी से उसने श्रद्धा से विवाह कर लिया था। वो अपने दिल में श्रद्धा के लिए मोहब्बत और एहसास महसूस कर रहा था। जिस तरीके से और जिन हालात में उसने श्रद्धा से शादी की, श्रद्धा इतनी आसानी से उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाएगी और वो इतना खुदगर्ज भी नहीं था कि ज़बरदस्ती उसे अपने से संबंध जोड़ने पर मजबूर कर देता। वो तो उसे बचाना चाहता था, इसीलिए और इस तरह से शादी करना ही इस सारे मसले और दिल के मामले का हल महसूस हुआ था उसे। और वो खुद भी हैरान था कि इतनी आसानी से ये सब कैसे होता चला गया था। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी, यही किस्मत थी। वो किस्मत के इस लिखे पर बहुत खुश और निश्चिंत था। अपनी पहली नज़र की मोहब्बत को इतनी जल्दी में अपना बनाकर उसे अंदर तक जैसे सुकून पहुंच रहा था। हम दोनों के मिलन की खातिर रात में जुगनू ठहर गए हैं। युवराज ने श्रद्धा के कमरे में जाकर फूलों का गुलदस्ता उसकी गोद में रखते हुए कहा और प्लेट में मौजूद फूलों की पत्तियां उस पर न्यौछावर कर दी। श्रद्धा ने अपनी भीगी भीगी आंखों से युवराज की तरफ देखा तो युवराज का दिल बेकरार होकर तड़पकर बड़े जोर से धड़का। उसका दिल चाहा कि वो इस मासूम सी दुखी लड़की को अपने सीने में छुपाकर उसके सारे आंसू अपने दामन में समेट ले। शादी मुबारक हो। युवराज ने खुद को संभालते हुए पिस्तौल एक तरफ रखकर बेड पर कोहनी के सहारे लेटकर उस हसीन खूबसूरत को देखा और मुस्कुरा कर कहा, कितनी अलग है ना हमारी शादी, तो मुंह दिखाई भी यूनिक होनी चाहिए, है ना? युवराज ने कहा तो श्रद्धा ने एकदम उसके शानदार चेहरे को देखा तो दिल उथल पुथल होने लगा। वो 6 फीट 2 इंच का स्मार्ट कसरती बदन वाला सुर्ख व सफ़ेद रंगत का एक मजबूत मर्द था। वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर वो चोरी के इरादे से श्रद्धा के घर आया था। इस ख्याल ने ही श्रद्धा को एकदम से नफरत से भर दिया था। दुल्हा तो हमेशा ही दुल्हन को पहली रात को तोहफा देता है, मगर आज दुल्हन तोहफा देगी, श्रद्धा ने शोक भरे लहजे में कहा और पलके झपकते ही उसका पिस्तौल उठा लिया और उसको निशाने पर ले लिया। अरे ये क्या? युवराज मुस्कुराया। आपका तोहफा? वो कपकपाती आवाज़ में बोली। चलाना आता है? युवराज ने हंसकर पूछा। चलाना कौन सा मुश्किल काम है, श्रद्धा ने कहा तो युवराज ने झट से बेड से उतरा और उसके सामने जैकेट उतार कर खड़ा हो गया। उसकी लंबी चौड़ी फिट बॉडी को देख श्रद्धा का दिल एक बार को जोर से धड़का। अब चलाओ गोली। वो हाथ उठाए उसके सामने खड़ा था। श्रद्धा को युवराज से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गोली खाने के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। ज़रूर पिस्तौल खाली होगी, वरना ये यूँ इतना बेखौफ होकर मेरे सामने खड़ा ना होता, श्रद्धा ने दिल में सोचा। वो उसकी निडर और बेखौफ हरकत देखकर खुद ही खौफ खा रही थी। अगर पिस्तौल में गोलियां मौजूद हैं तो वो उससे अपनी ज़िंदगी क्यों खतरे में डाल रहा है? शायद वो तुम पर अपनी मोहब्बत, अपने एहसास की सच्चाई की गहराई साबित करना चाहता हो। श्रद्धा का दिल दिमाग आपस में उलझ रहा था।
कम ऑन बेबी, चलाओ ना गोली। क्या सारी रात इसी हालत में गुजारनी है? शाबाश, गोली चलाओ। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह बेड से नीचे उतर आई। उसके हाथ मारे डर के कांप रहे थे। पिस्तौल चलाना तो दूर की बात थी, उसने तो कभी पिस्तौल को हाथ भी नहीं लगाया था। युवराज को एक चोर, एक मुजरिम समझकर ना जाने किन उलझनों में घिरकर वो उसको गोली मारने को तैयार हो गई थी। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? अगर मुझे युवराज पर गोली ही चलानी थी तो मैंने उससे शादी क्यों की? अगर उसे सच में गोली लग गई और कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? हजारों सवाल, तंजिया और घूरती नजरें, शक, जगहसाई, जिल्लत और जेल। फिर उसने अभी तक मुझसे कोई गलत सलूक भी तो नहीं किया, और फिर हो सकता है कि यही शख्स मेरी आज़ादी का सहारा बने। मुझे उससे सच में प्यार हो गया हो, पहली नज़र का प्यार। मगर मेरी दौलत। श्रद्धा क्या सोचने लगी? चलाओ गोली मेरी जान। श्रद्धा को सोचों में गुम देखकर युवराज ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा तो वो एकदम से अपनी सोच से बाहर आ गई, और अचानक उसने पूरी ताकत से ट्रिगर दबाया तो युवराज की हल्की सी चीख कमरे में गूंज उठी और वो नीचे कारपेट पर जा गिरा। पिस्तौल पर साइलेंसर लगा था, इसलिए गोली चलने की आवाज़ नहीं आई थी। पूरे कमरे में जैसे मातम पसर गया था। युवराज को नीचे गिरता और खून में डूबता देख श्रद्धा के तो होश ही उड़ गए। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसको आंखें फटी रह गई। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? वो फौरन चीखते हुए युवराज की तरफ दौड़ी और युवराज अपना जख्मी बाजू लिए कारपेट पर गिरा कर रहा था। युवराज! श्रद्धा ने कांपती आवाज़ में उसका नाम पुकारा। कसम से बहुत ही गलत निशाना है यार तुम्हारा। गोली भी उसी तरह मेरे दिल में उतार देती जिस तरह तुम खुद मेरे दिल में उतर गई थी पल भर में। वो मुस्कुराते हुए थोड़ी दूर हटते हुए बोला। आई एम सॉरी। वो रोने लगी। फिक्र ना करो, मैं इस गोली से मरने वाला नहीं हूँ। मुझे मारने के लिए तो भगवान ना करे। श्रद्धा ने तड़प कर उसके होंठों पर अपना कोमल सा हाथ रख दिया और युवराज उसकी इस बेकरारी और बेचैन हरकत पर मुस्कुरा उठा। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं समझी थी कि पिस्तौल में गोली नहीं है, इसीलिए आप। अच्छा उठिए, मैं आपके बैंडेज कर देती हूँ। वो रोते हुए उसे सहारा देकर उठाने लगी तो युवराज मुस्कुराता हुआ बेड पर आकर बैठा। वो फर्स्ट एड बॉक्स लाई और जख्म साफ करके पट्टी बांधने लगी। वो तो शुक्र था गोली युवराज के बाएं बाजू को छू कर गुजर गई थी। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। श्रद्धा पट्टी करती जा रही थी और रोती जा रही थी, और युवराज इस पागल लड़की की बेकरारी और तड़प देखकर हैरान और खुश होता सोच रहा था कि भगवान ने शादी के मंत्रों में, सिंदूर में, मंगलसूत्र में, शादी के पवित्र बंधन में कितनी ताकत रखी है कि दो अनजान और अजनबी इंसान एकदम से अपने दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एहसास, तवज्जो, ख्याल के जज्बात महसूस करते लगे। युवराज का मन क्या उसे अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए उसके चेहरे पर छाई उसकी जुल्फों के साए को पीछे कर दिया। उसने नज़र उठाकर युवराज को देखा और फिर पट्टी करने लगी। फिर उठकर कमरे से बाहर निकली तो युवराज की आंखें छोटी होकर सोचने लगी, ये कहाँ गई इस वक्त? वो सोच ही रहा था कि उसने अपने सामने पापा की टी शर्ट लाकर युवराज के हाथ में थमा दी। तुम जानती हो ना, मुझे जख्म है तो मेरी बीवी होने के नाते अब ये शर्ट तुम मुझे पहनाओगी। मैं? श्रद्धा ने थूक निकला। अब और कोई तो है नहीं इस कमरे में, तो तुम ही पहनाओगी ना? जी जी। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और जैसे ही शर्ट पहनाने लगी फिर से उसकी रुलाई फूट पड़ी। रो क्यों रही हो? मैं तुम पर मुकदमा थोड़ी करूँगा। मैं इसलिए तो नहीं रो रही। फिर किस लिए रो रही हो? आपने मुझे रोका क्यों नहीं? पिस्तौल क्यों नहीं छीना मेरे हाथ से? सामने से हट क्यों नहीं गए? श्रद्धा मेरी जान, भला तोहफा भी कहीं ठुकराया जाता है, वो भी अपनी महबूबा जैसी हस्ती का तोहफा। वो उसके आंसू अपनी हथेलियों पर लेता प्यार से बोला तो वो मुंह बनाकर बोली, भगवान ना करे गोली कहीं और लग जाती तो मैं अपनी मोहब्बत के सामने कामयाब हो जाता। एतबार तो आ जाता कि मैंने तुमसे किसी लालच में या यूं ही तफरीह के तौर पर शादी नहीं की है, बल्कि अपने दिल के कहने पर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया है। तुम्हें देखकर दिल एकदम ही बड़े अनोखे अंदाज में धड़का था। यूं लगा था जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी जो मुझे यहाँ खींच लाई थी। श्रद्धा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे हाथों तो मुझे मौत भी कबूल है। वो उसके चेहरे को चाहत से देखते हुए भावुक होकर बोला तो कुछ पल को वो उसे हैरत से देखती रही और फिर एकदम बेचैनी से उसके सीने पर अपना सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। युवराज ने उसे बाहों में भर लिया, उसके सर को कभी सहलाते कभी चूमते उसे रोने दिया, जिससे वो अपने अंदर छुपा सारा दर्द अपने आंसुओं के जरिए बहा दे। वो उसकी पनाहों में सिमट कर रोते रोते सो गई। युवराज उसे बस निहारता ही रहा। बादल छट चुके थे, आसमान साफ हो चुका था, नए दिन का सूरज निकल आया था। पंछी अपने आशाओं से बाहर आकर एक मधुर संगीत फिजा में घोल रहे थे और श्रद्धा युवराज के सीने पर सर रखे आराम से सो रही थी। आज ना जाने कितने दिन बाद वो चैन की नींद सोई थी, वो भी अपने अचानक से होने वाले पति के सीने पर। खिड़की से छनकर आते सूरज की किरणें अपने चेहरे पर महसूस करके उसने आंखें खोली। युवराज, उसने सीने पर सर रखे धीरे से पुकारा।
जी युवराज की जान। युवराज ने खोल दी। सुबह हो गई, दिन निकल आया है। श्रद्धा ने कहा तो वो गहरे लहजे पे शरारत से बोला, तुम्हें जल्दी लगी है यहाँ, मेरी जान पर बनी हुई थी। क्या आपके बाजू में बहुत दर्द हो रहा था? वो यही समझी तो मासूमियत से पूछ बैठी। युवराज उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे क्या मालूम था कि युवराज की मोहब्बत, उसकी बीवी उसके सीने पर सर रखे सोती रही तो युवराज ने कैसे अपने जज्बातों को कंट्रोल किया होगा। नहीं जान, तू मेरे इतने करीब थी, फिर भला दर्द मेरे करीब कैसे आ सकता था? वो मोहब्बत से बोला तो वो शर्म से सुर्ख हो गई। इस एक रात में कितना कुछ हो गया था उनके दरमियान कि दो अजनबी से कुछ ही घंटों में मुलाकात और पति पत्नी का सफ़र तय कर लिया था। हाँ चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हारे ताऊजी और मामा वगैरह से भी मिलना है ना। आप उनके बारे में कैसे जानते हैं? मुझे सब पता है, सब जानता हूँ। तुम परेशान मत हो, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मुझे भी तैयार होना है। वो बोला तो वो सर हिलाते उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ टाइम बाद जब वो अपने गीले बालों में ब्रश कर रही थी, उसके लंबे बालों को युवराज बेड पर लेटे हुए बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। श्रद्धा को आईने में युवराज का अक्स दिखाई दिया तो उसके ब्रश करते हाथ रुक गए। युवराज ने उसके करीब आकर पीछे से उसके कंधों को थाम लिया। श्रद्धा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आईने में युवराज को देखा जिसकी आंखों में एक अलग ही खुमारी छाई हुई थी, तो श्रद्धा के पूरे बदन में सिरहन दौड़ उठी। युवराज ने उसको कंधों से पकड़कर उठाया और अपने सामने कर लिया। दोनों की ही धड़कन बेकाबू थी। आई लव यू श्रद्धा। उसने युवराज की आंखों में देखा। आपका बाजू तो दर्द नहीं कर रहा? आप ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास चले जाइएगा। उसने मारे शर्म के सर झुकाकर कहा। मेरी डॉक्टर तो तुम हो, इसीलिए बैंडेज भी तुम ही करोगी। प्लीज़ युवराज, ये मजाक की बात नहीं है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। श्रद्धा ने उसकी मोहब्बत, उसकी बेकरारी से घबरा कर कहा। ओके, लेकिन मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊँगा, तुम मेरे साथ जाओगी तो ही जाऊँगा। बोलो, जाओगी ना? युवराज ने बड़े मान से पूछा तो उसे हाँ में सर हिलाना पड़ा। थैंक्स। चलो अब नाश्ते की मेज़ पर तुम्हारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी। मगर आप, वो लोग? डोंट वरी डॉट, मुझे मालूम है कि मुझे क्या कहना है, क्या करना है। वो मुस्कुराते हुए बोला। वो घबराई घबराई उसके साथ कमरे से बाहर निकली और दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंचे, जहां मामा मामी ताया ताई पहले ही मौजूद थे। और जैसे ही उन दोनों पर नज़र पड़ी और श्रद्धा के सुहागन रूप पर नज़र पड़ी तो चारों की आंखें फटी रह गई और अपनी अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। युवराज ने सबका अभिवादन किया। प्लीज़ सिट डाउन। आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। चारों कभी एक दूसरे को तो कभी युवराज श्रद्धा की ओर देखते। श्रद्धा, तुम भी बैठो ना। युवराज ने श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखकर कहा और जब सब बैठ गए तो युवराज श्रद्धा के बगल में बैठ गया। नाश्ता ठंडा हो रहा है ताऊ जी, मामा जी, आप शुरू कीजिए ना। युवराज ने किशन और मनोज से कहा तो वो उसके इस अंदाज पर आंखें फाड़े देखने लगे। हाँ, मगर आप कौन हैं? किशन ने सवाल किया। ये अपनी श्रद्धा बेबी के पति हैं जी, सविता ने जूस का जग टेबल पर रखते हुए खुशी से बताया। उन सब पर तो जैसे आसमान फट पड़ा। सब एक साथ चीखते हुए फिर से खड़े हो गए। जी हाँ साहब, पिछले महीने जब अवरोज साहब और अनुराधा मेम साहब श्रद्धा को लेकर लंदन गए थे तो वहीं बेबी की शादी इनके साथ हुई थी। ये साहब लोग की मौत की खबर सुनकर रात ही यहाँ पहुँचे हैं। कैलाश जी ने प्लानिंग के मुताबिक बताया तो वो चारों हक्का बक्का रह गए। जी हाँ, अब मैं यही रहूँगा क्योंकि श्रद्धा को मेरी बहुत ज़रूरत है। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने दुख और गम की इस घड़ी में श्रद्धा का हर तरह से ख्याल रखा। इसे अपनों की कमी नहीं महसूस होने दी। इसे अपनी औलाद की तरह रखा और अपना घर बार कारोबार छोड़कर इतने दिनों से आप लोग श्रद्धा का दिल रखने की खातिर यहाँ रहे। श्रद्धा अकेली नहीं है। आप चारों जब चाहें अपने अपने घरों को वापस जा सकते हैं। अब आपके घर को भी तो आपकी ज़रूरत है। और हाँ, इस सारी बात में आपको मैं अपना नाम तो बताना भूल ही गया। मेरा नाम युवराज सिंह है और ये मेरी बीवी श्रद्धा युवराज सिंह। युवराज ने बड़ी समझदारी और बेहद अच्छे तरीके से सारी बात साफ कर डाली, जिससे सुन चारों के मुंह खुले रह गए। कमाल है, भाई साहब ने हमसे तो श्रद्धा की शादी का जिक्र तक नहीं किया। ताई ने मुंह बनाते हुए कहा। ताई, दरअसल पापा आप सबको सरप्राइज देना चाहते थे। श्रद्धा ने भी अपनी बात रख दी। सच में तुम्हारा विवाह भाई साहब ने कराया? क्या तुम्हारी इस लड़के के साथ कोई चक्कर था? ताई ने सुलग कर कहा। शट अप। युवराज गुस्से से दहाड़ा तो सब सहम गए। मैं अपनी बीवी के लिए ऐसी घटिया बात सुनना हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा। तुम कौन हो? तुम्हारा परिवार कैसा है? ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, किशन ने सपाट लहजे में कहा। क्योंकि उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया था। सारी प्लानिंग धरी रह गई थी। जो सपने सजोए वो लोग बैठे थे, सब एक पल में चकनाचूर हो गए थे। आप सभी के लिए यही जानना काफ़ी है कि मैं श्रद्धा का पति हूँ और अब इस परिवार का हिस्सा हूँ। श्रद्धा मेरी ज़िंदगी ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। आप लोगों को अब श्रद्धा के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ।
युवराज ने सपाट लहजे में श्रद्धा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा और नाश्ता करने लगा। श्रद्धा भी खामोशी से चाय की सिप लेने लगी और वो चारों अभी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। श्रद्धा, तुम खुश हो इस शादी से? ताई ने श्रद्धा के हाथ पर हाथ रखकर पूछा। जी। वो हैरानी से उसे देखने लगी और अपना हाथ हटा लिया। ये जी जो तुम अभी बोली हो, ये हैरत है या इकरार की? ताई ने दोबारा पूछा। अरे भाभी, आप इससे क्या पूछती हैं? रात ही तो इसका दुल्हा गम की इस घड़ी में इसके पास आया है। ये तो जब युवराज साहब के साथ कुछ दिन रहेगी तभी पता चलेगा ना कि ये कैसा है और उसके साथ शादी करके खुश है या नहीं। मामी ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा तो श्रद्धा और युवराज ने एकदम से एक दूसरे को देखा। मुकुल लाइब्रेरी अच्छा नहीं किया, किशन अफसोस और नफरती लहजे में बोला। अरे छोड़ो भाई साहब, अब मरे हुए की क्या बुराई करना, जो होना था वो तो हो ही गया, आप नाश्ता कीजिए। मामा मनोज ने गंभीरता से कहा और नाश्ता करने लगे। मेरी तो भूख ही मर गई है, किशन अपनी प्लेट पीछे करते हुए बोले। अरे ताऊ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी इकलौती भतीजी का घर बस चुका है, उसका पति उसके पास मौजूद है और आप बोल रहे हैं आपकी भूख मर गई। दिस इज़ नॉट फेयर ताऊ जी, युवराज ने मज़े से नाश्ता करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ताऊ जी लाल चेहरा लिए खड़े हो गए। कैलाश जी, ये सब लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं तो गेस्ट रूम की अच्छी तरह सफाई करवा कर लॉक कर दीजिएगा। युवराज ने एक और तीर चलाया। उठो सब लोग, हम नाश्ता अपने घर पर जाकर कर लेंगे, तुरंत अपना सामान समेटो। ये लड़का श्रद्धा की जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। हमें क्या खबर थी कि भाई के बाद हमारे साथ इस घर में गैरों सा सलूक होगा। किशन बोलते हुए ललिता ताई को लेकर चले गए। सुमन मामी और मनोज मामा को भी वहाँ बैठना ठीक नहीं लगा, सो वो भी उठकर खड़े हुए। आप भी जा रहे हैं? अरे नाश्ता तो करते जाते मामा जी, युवराज ने उन्हें देखकर मासूमियत से कहा। शुक्रिया, हम घर पर जाकर नाश्ता कर लेंगे, वो गुस्से से बोले। जैसे आपकी मर्जी, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो अपने दांत पीसते हुए वहां से चले गए। युवराज ने कैलाश जी और सविता जी और काका की तरफ देखा जो उन चारों के चले जाने पर खुशी से मुस्कुरा रहे थे, जबकि श्रद्धा खामोश और सपाट चेहरा लिए बैठी थी। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, श्रद्धा कमरे में आते ही नाराजगी से बोली। उनको भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था श्रद्धा जी। कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे मामा और पापा के भाई हैं। यहाँ रहने और रुकने का हक है उन्हें। वो कुछ तेज लहजे में बोली। रहने और रुकने का या लूटने और खाने का? वो सब लोग बरसों से इस घर में आ जा रहे हैं और आप ही एक रात में यहाँ के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन बैठे हैं। रात के पहले मैं ना आपको जानती थी और ना ही आप मुझे जानते थे। आप तो चोरी करने आए थे, मालिक बनकर बैठ गए हैं। मैं आपका एतबार कैसे कर लूँ? आप तो एक चोर हैं ना। पुना जाने क्यों इस बहस में पड़ रही थी, जबकि उसका दिल युवराज की मोहब्बत और नियत पर भरपूर एतबार कर चुका था। वो तो उसकी काली रातों का चांद बनकर आया था, उसके गम को अपने अंदर समेटने आया था। अगर मुझ पर एतबार नहीं था तो उन सबके सामने मेरा असली चेहरा बेनकाब क्यों नहीं किया तुमने? और रही बात मालिक होने की, तो श्रद्धा डियर, आपके डैड की सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस आपके नाम है। आप ही उसकी वारिस हैं। मैंने तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया और ना ही मुझे बीवी की दौलत पर ऐश करने का कोई शौक़ है। आपकी दौलत आपको मुबारक। आपके ये सगे रिश्तेदार सिर्फ दौलत की खातिर आपको अपने परिवार की बहू बनाना चाहते थे। उनके इरादे कामयाब नहीं हुए फ़िलहाल, क्योंकि अब मैं आपका पति हूँ, मगर आप कोई ख़तरनाक चाल भी चल सकते हैं। आप उनमें से होशियार रहने की ज़रूरत है। आपको मेरा एतबार अभी तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा एतबार भी। और यकीन कीजिए श्रद्धा, आपके एतबार और इजाज़त के बिना मैं इस रिश्ते का हक भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपसे फ़ौरन शादी कर लेना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं था कि मैं आपसे प्यार करने लगा था, बल्कि आपके लालची रिश्तेदारों से आपको बचाना मेरा मकसद था। मैं चोर नहीं हूँ श्रद्धा डियर। ये पहली वारदात, पहली चोरी शायद किस्मत में लिखी थी, क्योंकि आप मेरी किस्मत में लिखी थी। चलता हूँ। युवराज अपनी सारी बातें कहकर जाने के लिए पलटा। पास श्रद्धा के मुंह से अचानक निकला, नहीं, अपने किराए के इस छोटे से घर में जहां मैं और संजू इकट्ठे रहते हैं। युवराज ने उसकी तरफ पलट कर कहा, पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, ये ज़ख्म मुझे प्यारे हैं, क्योंकि ये मुझे मेरे अजीज़ हस्ती, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी ने दिया है। और आपके अजीज़ और प्यारे अगर आपको कुछ दें तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, वो ज़ख्म ही क्यों ना हो चाहे। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। युवराज, श्रद्धा ने बेकरारी से पुकारा। जारी है। क्या कहने वाली है श्रद्धा युवराज से? क्या युवराज को रोकने वाली है? क्या युवराज श्रद्धा को छोड़कर जा पाएगा या नहीं? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए चोर मोहब्बत।